शशि सर देखिए, जो तस्वीरें आती हैं, जो मोदी मोदी के नारे लगते हैं और हम देखते हैं उसमें कितना आह्लादित होते हैं, जो सरकार हमारी है, हमारे प्रधानमंत्री एक आत्म बिल्कुल मुग्धता में रहते हैं वो। और यहाँ जो है, जो सवालों की बात हुई तमाम हुई, यहाँ कोई चूक, रणनीतिक चूक हो गई, क्या हुआ इसमें? और दूसरी चीज ये जो मैंने राहुल गांधी का भी कहा, अब राहुल गांधी से यदि उसने इंटरव्यू की मांग कर ली है तो अब और शायद बीजेपी के लिए थोड़ा सा और एक सूटेबल हो गया कि इसको और हाइप देंगे, देखिए वो तो जैसा वो करते आते हैं ऐसे मामलों में। वो तो एक बिल्कुल अचानक हुआ सारा घटनाक्रम था, पहला वहां अंदर पूछना, फिर वो लिफ्ट तक जाना, सारा कुछ। और वो उसके जिस तरीके से आर्मी पिल पड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी, हमने अमित मालवीय का भी देखा वो बयान, आपको भी विदित होगा, आपने देखा होगा कि वो क्या चीजें बोल रहे हैं, वो सीधे सीधे जो ब्लेम्स होते हैं वो करते हैं। तो कैसे इसमें क्या ये वही मैंने कहा कोड़ में खाज और ये सारा कुछ करिएगा डिस्क्राइब आप इसको। एक लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाला भारतीय होने के नाते सबसे पहले तो वो जो यंग पत्रकार है, नौजवान पत्रकार है, हेलेन स्विंस्टन, इनका मैं बहुत आभारी हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। जो गोदी मीडिया आज तक 10 साल में पूछ नहीं पाई और जो आप जैसे लोग पूछना चाहते लेकिन आप पहुंच नहीं पाए, वो एक मोहतरमा ने करके दिखाया। यही हुआ है, जो भी हुआ है, एक लाइन में, एक वाक्य में अगर कहे तो। अब इसके बाद जो भी नौटंकी चलेगी वो भाजपा की तरफ से अपेक्षित ऐसी नौटंकी। अब कई सारे मीम्स और कई सारे जोक बन चुके हैं और चल रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, है ना। अब एक जोक मैं भी बोल देता हूँ। मोदी साहब ने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर में उस सवाल का जवाब ही नहीं था, तो क्या करते बेचारे, वहां टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए थे बाकायदा। तो ये भी एक जोक है। तो मजाक अपनी जगह पे रख दिया जाए, लेकिन एक गंभीर बात है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक नसीहत दी थी सब लोगों को, है ना, तेल कम खाओ, तेल कम जलाओ, सोना मत खरीदो, और सबको सादगी की नसीहत दे के खुद घूमने निकल गए थे। ठीक है, अब घूमने के लिए निकल ही गए थे तो कम से कम वो नॉर्वे नहीं जाते। इतना तो उनको अक्ल होनी चाहिए थी कि भाई दुनिया का सबसे फ्री प्रेस वाले देश में आप जा रहे हैं, वहां गए, ठीक है, आप गए गए तो कम से कम वहां पर प्रेस स्टेटमेंट तो नहीं करना चाहिए था, है ना। ये सारी बेवकूफियां उनकी तरफ से हो चुकी है। तो शायद मुझे ऐसा लगने लगा है कि रेशम बाग संघ का जो हेडक्वार्टर है या हमारा दिमाग जहाँ पड़ा है संघ का, सदाशिव पेट पुणे में, वहां के लोग भी गंभीरता से सोच रहे होंगे कि मोदी के जरा एडवाइजर्स लोगों का हम लोग को जायजा लेना चाहिए कि गलत सलत एडवाइस दे दिया और वो वहां चले गए और ये हो गया। तीसरी बात है जो ज्यादा गंभीर है, वो ये है कि 10 साल की हमारी 10-12 साल का जो मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार नाम की जो यंत्रणा है, उसकी क्या साख क्या इमेज है, वो उस महिला पत्रकार के एक मामूली से सवाल ने पर्दाफाश कर दिया। सवाल बहुत मामूली है, सवाल में कोई पेचीदा सवाल है ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ही नहीं कि जिसका जवाब देने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, और चूंकि मोदी साहब की डिग्री का पता नहीं तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे जवाब देते, ऐसी कोई मामले, ऐसी कोई अड़चन थी नहीं। एक सीधा सीधा सवाल था जिसका सीधा सीधा जवाब आना चाहिए। लेकिन 10 साल से जो आपने इमेज बना के रखी है या बनाने की कोशिश करी है, उस इमेज को इसने चीर दिया है, फाड़ दिया है। तो अब भारत के भीतर अगर 150 से ऊपर पत्रकार यूएपीए से लेकर तमाम तरह के कानून के तहत अंदर जेल में ठूसे गए सही सवाल पूछने के लिए, कई सारे एक्टिविस्ट यूएपीए से लेकर तमाम चीज, है ना, ये उमर खालिद से लेकर हम लोग तमाम लोग, ये पीएम वो है, एमएल है, अपना सारे और सारी भी सारी है। तमाम तरह के एक्ट के तहत आपने अगर ठूस दिए, उसके बाद आप प्रेस से क्या बात करोगे, है ना, ये सवाल आ जाता है। तो नॉर्वे में वो जो सवाल आ गया है, उसने बिलाल साहब जो बोल रहे हैं कि वो इंटरनेशनल स्तर पर बात आ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि आजादी के बाद इतनी नीचे गिर गई है कि हमको दोबारा सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। देखिए अब क्या हो गया, सब लोगों को क्या याद आने लगा, सब लोगों को नेहरू याद आने लगे, इंदिरा गांधी याद आने लगी। फ्री प्रेस के सामने कितने भी अड़चन हो, कितने भी दिक्कत वाले सवाल हो, उन सवालों को एड्रेस करना ही चाहिए, ये जो बात होती है। और उसके लिए आप बार बार दलील देते हो कि हम भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और मजे की बात देखिए मोदी साहब उठ के चले गए, और उसके बाद ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो परराष्ट्र सचिव का, सीबी जॉर्ज शायद उनका, अब उनको भी तो वही सवाल थे। अब उन सवालों को लेकर वो कहाँ चले गए 5000 साल के इतिहास में, हमारी संस्कृति में। और फिर जिनके खिलाफ आइडियोलॉजिकली संघ और भाजपा खड़ी है,
उन्हीं के नाम लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। महात्मा गांधी से लेकर तमाम बातें आई, है ना? तो ये घूम फिर के उधर ही आना पड़ता है इनको, और कहीं जा नहीं सकते, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? कोविड वगैरह तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन आपने जवाब कहाँ दिया? आप जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब नहीं दे पा रहे तो भारत के भीतर ठीक है, नोएडा के एलिट इलाके में, है ना? वो जो बड़े-बड़े स्टूडियोज़ में बैठे हुए लोग हैं, है ना? उनके सामने ठीक है वो सब मैनेज रहता है। लेकिन भाई दुनिया में ऐसे नहीं चलता ना। और एक फैक्टर मुझे लग रहा है कि मोदी साहब की अड़चन जो बढ़ने लगी वो ये है कि दुनिया में परराष्ट्र नीति को लेकर भारत की जो कंसिस्टेंसी थी, सातत्यपूर्ण एक भूमिका थी और नैतिकता के आधार पर रहती थी। सिर्फ नफ़ा और मुनाफ़ा और नुकसान के हिसाब से नहीं होती थी। प्रैग्मैटिक नहीं होती थी, कोट अनकोट, है ना? वो मूल्यों के आधार पर होती थी। उस परराष्ट्र नीति से मोदी साहब हट जाने के बाद ये सारे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। अगर वो कंसिस्टेंसी होती तो उनको सवाल से भागना भी नहीं पड़ता। ये बैकग्राउंड है, देखिए ईरान के युद्ध को लेकर, ईरान के युद्ध का बैकग्राउंड है, इनका इजराइल का जाना ये बैकग्राउंड है। और भारत के भीतर पिछले 10 वर्षों से आपने जो मॉब लिंचिंग की है, आपने जो मुसलमानों को टारगेट किया है, आपने जो दलित आदिवासियों को पीटा है ना? क्योंकि ह्यूमन राइट्स के परिप्रेक्ष्य में वो सवाल आया था। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जब सवाल आते हैं और नॉर्वे जैसे देश में से पत्रकारों की तरफ से आती है, तो वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो ओस्लो में जाकर ठंडी हवा खाने के बजाय आपने भारत के भीतर की राजनीतिक गर्माहट बढ़ा दी है। और एक आखिरी बात संजीव जी, जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो राहुल गांधी को लेकर, अब इनको 10 साल से भाजपा ने राहुल गांधी को पप्पू बनाकर तो खत्म कर दिया था, खारिज कर दिया था। उनकी कोई हैसियत नहीं, उनको कौन पूछता है, यही लोग बोलते थे। अब वही मालवीय अभी बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी थे अब इतने बड़े हो गए इंटरनेशनली कि वो किसी पत्रकार को माध्यम से मोदी को भगा सकते हैं। और मोदी इतने छोटे आदमी हो गए कि एक मामूली पत्रकार के मामूली सवाल से उनको भगाया जा सकता है। अरे इतना सारा खर्चा करके ये चुनाव में हरा नहीं पा रहे, तो राहुल गांधी को इतना बड़ा करने का क्या मतलब बनता है? तो ये जो दलीलें हैं और ये जो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा भी नहीं चलने वाला। एक आखिरी बात है, देखिए यहाँ पर तेल को लेकर लाइन में लोग खड़े, गैस को लेकर लोग लाइन में खड़े। वो पत्रकार ने वहां पर सवाल बड़ी क्या बोलते, शिष्टता के साथ, विनम्रता के साथ पूछा हुआ सवाल है। अब पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ियों में बैठे हुए, टू व्हीलर पर बैठे हुए, सड़क पर आदमी जो है ना, जिस भाषा में मोदी को लेकर बात कर रहा है, उसके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं यहाँ पर। जी, ऐसा बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, है, तो आप किस दुनिया में रह रहे हो? तो ये बिल्कुल। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, आत्ममुग्धता, तो पिछले 10-12 साल की मोदी के सरकार के कार्यकाल का अगर एक शब्द में वर्णन किया जाए तो ये आत्ममुग्ध सरकार रही है। ये अपनी दुनिया में मस्त रहती है, इनको लगता है कि सब चंगा-सी, ऐसा अब नहीं वही, होता। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक टिप्पणी आपकी भी शशि चाहूँगा इसी पर। दूसरा एक और खबर आई है, उसपे मैं आपसे भी लेकर, फिर भले ही बिलाल जी होंगे तो बिलाल जी पे खत्म करूँगा। बंगाल की जो फाल्ता सीट है, जो बड़ी चर्चाओं में रही थी पूरे दौर में, खासकर वो जहांगीर खान वाला, और जहां वो सिंघम पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश के, वो चुनाव से हट गए, बैठ गए। ये भी एक बड़ा विडंबना है। क्या, किस तरह का है? वही है कि उन्हें लेकर सूचना आ रही थी कि उनके जो है कहीं माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उनके साथ में उनके मामले मुकदमे खुल रहे हैं, तो वो चीजें शुरू हो गई बंगाल में। दोनों पर एक समाप्त नोट आप करिएगा, एक ये जो शार्जिल इमाम और जो हमने बात की, दूसरा जो दोनों को नहीं मिल पा रही उमर खालिद, ये भी, और इस पे करिए। नहीं, संजीव जी, और एक बात में मेरी टिप्पणी में बात रह गई। एक याद दिलाना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल के इतिहास में भारतीय उपखंड में एक तानाशाह हो गए परवेज मुशर्रफ, जो राष्ट्रपति हुआ करते थे पाकिस्तान के, और औपचारिक रूप से। तो लोकतंत्र में जो चुने हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी है, और कंपेयर करना पड़ रहा है मुझे मुशर्रफ से, जो मुशर्रफ आगरा समिट के समय आए थे, तो उनको प्रणय राय से लेकर हमारे तमाम पत्रकारों ने बहुत तीखे सवाल और तीखे एक तंज कसे थे, और मुशर्रफ उसको फेस कर गए। तो एक तानाशाह बड़े कॉन्फिडेंटली हमारी प्रेस के सामने खड़ा हो गया था, है ना, बाहर जाने के बाद। ये डिप्लोमेसी वाला बात है ना। और हमारा प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र से चुना हुआ है, देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करता है, वो नॉर्वे जैसे एक देश के एक पत्रकार के साधारण सवाल से भाग जाता है। तो ये कंपैरिजन आप समझ लीजिए क्या परिस्थिति हमारी आ चुकी है। दूसरे फैक्टर जो है वो आपने जिनका जिक्र किया, जितने भी लोग अंदर है और उनको लेकर बेल इज द रूल, ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन वो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के लिए,
कि उनके लिए रात में भी कोर्ट बैठेगा, बेंच बैठेगा और उनके लिए ज़मानत वगैरह सब करके देगा। हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमको जब जेल में उठा के फेंक देते तो बोल देते अभी तू इधर सड़ेगा, ये बात आ जाती है ना? तो जुडिशियरी से अभी कोई उम्मीद नहीं बची, कोई अपेक्षा नहीं। जिस दिन देश का चीफ जस्टिस नौजवानों को पैरासाइट बोल देता है ना? तो पैरासाइट स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है। अब जो उसके लिए सफाई दी गई है, वो तो और भी भयंकर है ना? और और भयंकर। ऐसे जो स्थिति जुडिशियरी की तरफ से आती है, तो आप किससे उम्मीद लगाएंगे? तो इनसे कुछ उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। इनको ना लोकतंत्र से पढ़िए, ना भारत के संविधान से पढ़िए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और अपने हित संबंध को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और जनता इन सारी बातों से ऊब चुकी है। ये बंगाल में अभी धीरे-धीरे दिख रहा है। बंगाल या पूरे देश भर में दिखने लगा है ना? जो लोग चुनाव कंडक्ट करने वाला आदमी चीफ सेक्रेटरी भी बन जाता है, तो क्या कंडक्ट किया उसने और कैसे किया, उसको फल मिल गया, उसको गिफ्ट दे दिया गया। लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो आ ही रही है अभी। तो आप बंगाल ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, देश का किसी भी कोना ले लीजिए, अभी भयंकर अस्वस्थता है, भयंकर अस्वस्थ है। ऐसे दौर में पिछले 10-12 साल में इस देश के भीतर अगर किसी ने पैसा कमाया, अगर किसी का विकास हुआ है, तो वो सिर्फ अदानी, अंबानी और बीजेपी का हुआ है। और किसी को कुछ हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जो लोग आजकल मिडिल क्लास के लोग मोदी कर रहे थे, आज सबसे ज्यादा परेशान है और वो अभी बोलना शुरू कर दिए। मुझे इतना इस बहाने से कहना है कि देखिए, एक नॉर्वे के एक साधारण पत्रकार मुंह खोल के अगर इतना बात कह सकते हैं और मोदी साहब भाग सकते हैं, तो भारत का भीतर का जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग है, वो अगर थोड़ा सा मन बना ले और अपने मन के अंदर का भीतर का डर निकाल दे और वो दो टूक अगर बात कहे कि भाई साहब आप चुनाव जीत सकते हो, देश नहीं चला सकते हो, और हम चुन के सरकार इसलिए लाते क्योंकि उसको देश चलाना होता है, तो देश चलाने के लिए आप नालायक साबित हो गए, आप निकल जाओ। बस इतनी कहने की जरूरत है। वो अगर कहते तो कई सारे हमारी जो अभी इतना सारा नुकसान जो हो रहा है, हमारी इतनी सारी जो बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही है, वो कुछ हद तक जरूर रुक जाएगी। और उसका एक दबाव आने वाली सरकारों में, आने वाले जो हमारे लोक प्रतिनिधि रहेंगे उन पर भी रहेगी, ताकि वो इस किस्म की बकवास वाली राजनीति में न फंसे। इन शॉर्ट, ये जो गोबर राजनीति पिछले 10-12 साल में भारत के भीतर हावी हो चुकी है, उसको अभी साफ करने का समय आ चुका है। जितने जल्दी हम लोग साफ करेंगे, उतना हमारे देश के लिए वो ठीक रहेगा, और जितनी देर करेंगे उतना हमारा नुकसान बढ़ते जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति पे हम लोग आ चुके हैं।